नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां झारखंड में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। पहले चरण में 43 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पूर्व सीएम चंपई समेत 683 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी और आप सभी मतदाताओं से ये गुजारिश भी है कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। 939 बूथों पर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। अन्य सभी मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। 1.37 करोड़ वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला करने वाले हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां आज झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के पहले चरण का चुनाव 939 बूथों पर शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और अन्य सभी मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगा। तो आप सभी मतदाताओं से एक बार फिर से गुजारिश है, जनतंत्र टीवी की तरफ से गुजारिश की पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। 1.37 करोड़ वोटर्स अपने उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला करने वाले हैं। सभी मतदान केंद्रों पर अगर हम सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 939 बूथों पर शाम 4 बजे तक वोटिंग। पूर्व सीएम चंपई सोरेन समेत 683 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज झारखंड में पहले चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग डाले जाएंगे। पूर्व सीएम चंपई सोरेन समेत 683 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। 939 बूथों पर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। अन्य सभी मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। 1.37 करोड़ वोटर्स अपने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पर आज मतदान की प्रक्रिया और तमाम जो वीआईपी सीट्स हैं उन पर भी आज मतदान होंगे। कोडरमा की अगर बात करें तो डॉक्टर नीरा यादव यहां से प्रत्याशी हैं बीजेपी की। आज इनकी भी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। अगर हम सरायकेला की बात करें, चंपई सोरेन यहां से प्रत्याशी हैं, जो कि वीआईपी सीट, सबसे ज्यादा वीआईपी सीट, सबसे अहम सीट मानी जाएगी। जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो पूर्णिमा साहू यहां से चुनावी मैदान में है, चुनावी रण में है और सबसे वीआईपी सीट कही जाएगी भावनाथपुर में। भानु प्रताप शाही बीजेपी प्रत्याशी है, यहाँ पे बीजेपी ने भरोसा इन पर जताया है और आज इस सीट पर चुनाव होने हैं। अन्य सभी मतदान केंद्रों पर आपको बता दें शाम 5 बजे तक वोटिंग, कई जगहों पर 4 बजे तक वोटिंग। 1.37 करोड़ वोटर्स आज अपने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो एक बार फिर से सभी मतदाताओं से ये गुजारिश है कि आप अपने घरों से जरूर बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आज आपको ही तय करना है कि सत्ता की कुर्सी पर आप किसे बैठाएंगे, सिरताज आज किसे आप पहनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज ईवीएम में कैद हो जाएंगी। तो आप सभी से ये गुजारिश है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें और वोट डालने अपने घरों से बाहर ज़रूर निकलें। अगर हम सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो सभी जो बूथ हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के चाक चौबंद इंतजाम किए जा चुके हैं। झारखंड की आज 43 सीटों पर यह वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और कई मायनों में ये बेहद ख़ास होने वाला है आज का ये चुनाव, क्योंकि तमाम जो वीआईपी सीट्स हैं वहाँ पर आज मतदान होगा। चंपई सोरेन की अगर हम बात करें, चंपई सोरेन चुनावी रण में है और आज पहले चरण में ही उनकी सीट सरायकेला पर मतदान की प्रक्रिया चलेगी। पहले चरण में 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो आज की तारीख का इंतजार झारखंड की न सिर्फ जनता कर रही थी, बल्कि जो तमाम प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा, वो भी कर रहे थे। और ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो तैनात हैं और लोग कतारबद्ध होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो जो लोग हैं, जागरूकता अभियान जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने पहले ही चलाया था और लोगों को जागरूक करने की जो कवायद है, जो कोशिशें हैं, वो हमने पहले से ही देखी थी। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, इसे लेकर के निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम अलग अलग जगहों पर नुक्कड़ नाटक से लेकर के और भी तमाम जो जागरूकता अभियान है, जो कैंपेन्स है, वो चलाए जा रहे थे। लेकिन और आज देखा भी जा रहा है, तस्वीरें भी हम सुबह से देख रहे हैं, सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और जो सभी मतदाता हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने
और कुल 81 सीटें हैं सभी जगहों पर। अगर आज हम 43 सीट जहां पर आज वोटिंग होगी, अगर हम 43 सीटों का जिक्र करें, 43 सीटों की बात करें, तो आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजामात, चारों तरफ सीआरपीएफ के जवान मौजूद, पुलिस का अमला मौजूद और बड़े बड़े दिग्गज अधिकारी भी मौजूद है। तो किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो, इसे लेकर के निर्वाचन आयोग ने पहले ही निर्देश जारी किए थे। किसी भी तरह की कोई भी जो अप्रिय चीजें हैं वो भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो साफ तौर पर निर्वाचन आयोग ने पहले ही कहा था चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ कि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम, क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही होती है, जब वोटिंग का दौर चल रहा होता है, तो मतदाताओं में होड़ भी लगी होती है। कई जगहों पर लड़ाई झगड़े की भी तस्वीरें सामने आती है। कई जगहों पर जो प्रत्याशी के जो समर्थक है उनकी बीच में लड़ाई झगड़ों की तस्वीरें सामने आती है। तो अब ऐसे में निर्वाचन आयोग किसी भी तरह की कोई भी मुश्किलें नहीं, पूरी इंतजामात। सीधी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर कि आप देखिए, लोग अपने पर्चे के साथ पहुंच रहे हैं, अपने बूथ पर जा रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे कोई भी वर्ग हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, 18 साल से ऊपर के जो तमाम जो लोग हैं, जो युवा वर्ग है, वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आज पहुंच रहे हैं। तो अब झारखंड में विधानसभा चुनाव का ये पहला चरण, सभी 43 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का आज बड़ा फैसला होने वाला है। तो चलिए अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। अखिलेश सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और उसके साथ ही सुनील तिवारी जो कि जेएमएम के नेता है। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हिमांशु कुमार जो कि कांग्रेस के भी नेता हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही वेद प्रकाश जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी अखिलेश जी, क्योंकि अब देखिए लगातार, क्योंकि आप सत्ता में नहीं है, तो अब ऐसे में तमाम जो मुद्दे हैं उससे लेकर के आप पहुंच रहे हैं अलग अलग, चाहे कोल सिस्टम को लेकर के हो, चाहे आदिवासियों के मुद्दों को लेकर के हो, तमाम मुद्दों को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन हमने ये भी देखा इस दरमियान, चुनाव के दरमियान, कि जो तमाम अंतरकलह की जो तस्वीरें थी वो भी देखी गई। और आज 43 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। स्थितियां आने वाले वक्त में साफ हो जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच जो तमाम मुद्दे हैं, आप लोग जिन मुद्दों को हवा देने की कोशिशें करते रहे हैं इस बार के चुनाव में, कितना अहम, कितना काम करने वाला है इस बार? देखिए, चुनाव में मुद्दे मुद्दे होते हैं, किसी मुद्दे को हवा देने की बात नहीं है। बात यह है कि हमने जो मुद्दा उठाया वो मुद्दा वास्तविक रूप से धरातल पर है। एक तो भ्रष्टाचार का मुद्दा था। भ्रष्टाचार के मुद्दा के लिए किसी प्रमाण की क्या जरूरत है? मंत्री के यहाँ से रुपया पकड़ा जाता है, मुख्यमंत्री जेल जाते हैं। अब दूसरे भ्रष्टाचार का क्या हवा क्या देना है? हवा नहीं देना है। ये धरातल पर ये मुद्दे हैं। आम आदमी इस मुद्दे को जानता है। हम इस मुद्दे से और लोगों को रूबरू करा रहे थे और लोगों को ये कह रहे थे कि आप चुनाव में इन मुद्दों के कारण हमें वोट दीजिए। हम आएंगे तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं रहेगी। भ्रष्टाचार से इस प्रांत को मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात, हमने ये कहा कि डेमोग्राफी बदल रहा है और आदिवासी अस्मिता का सवाल है। जो जल जंगल जमीन का मामला है, उसमें दूसरे देश के लोग घुसपैठिए आकर के और उस पर धीरे धीरे कब्जा किए जा रहे हैं और सिर्फ वोट के लालच में उनको बसाया जा रहा है। बूथ बढ़ गए, डेमोग्राफी बदल गया, यहाँ पर बिल्कुल जो सो सब कुछ चेंज हो गया है। तो अब आप बताइए, ये मुद्दे हवा देने के मुद्दे नहीं थे, ये मुद्दे वास्तविक मुद्दे थे, ये धरातल पर थे। और जिस तरह से वोट जिहाद, जमीन जिहाद, जंगल जिहाद और लव जिहाद, इन सबको लेकर के और जिस प्रकार से झारखंड को पर कब्जा करने और झारखंड के पूरे स्ट्रक्चर को और झारखंड के पूरे स्वरूप को, चेहरे को बदल करके सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लालच में ये किया गया, इसका दुष्परिणाम झारखंड भोग रहा है। हमने इसी बात को लोगों को बताया कि आप इस कारण से हमें वोट दीजिए और निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इन सबसे झारखंड वासियों को, हमारे आदिवासी मित्रों को, आदिवासी भाइयों को मुक्ति मिलेगी। और ये जनता ने अप्रिशिएट भी किया है। और इस 5 वर्षों के भ्रष्टाचारी और दुराचारी शासन से झारखंड को मुक्ति दिलाने के लिए जनता ने संकल्प भी लिया है, जिसका परिणाम आज ईवीएम में बंद होगा
और बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, बेचारी ईवीएम तो बड़ी बेचारी है। ये तो जब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने समय के हिसाब से ईवीएम कभी बदनाम होती है, ईवीएम का कभी नाम होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 23 तारीख को झारखंड के मामले में फिर से हमारे जो ये यूपीए के भाई हैं, ये ईवीएम को बदनाम करेंगे और झारखंड में हमारी सरकार बनेगी। ठीक है, जिस तरह से तमाम बातें आप सुन रहे थे, सुनील जी आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए तमाम तरह के आरोप और कहा जा रहा है कि हम किसी भी मुद्दों को हवा नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये धरातल पे ये मुद्दे हैं, जनता परेशान है और साफ तौर पर हम देखते भी है कि राजनीति के दांव में जनता पर है चोट। हर दंगे के वो वोट में नेता ढूंढे वोट, और यही होता हुआ नजर आ रहा है कहीं के भी चुनाव में। और स्थितियां भी हम हालांकि देख रहे हैं, जब इससे पहले जब चुनाव थे तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी थी, आप लोगों ने बड़ी जीत दर्ज भी कराई थी। लेकिन इस बार का चुनाव कई मायनों में बेहद खास, और बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। आप लोगों के जो तमाम मुद्दे हैं जो धरातल पर काम नहीं कर रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है, लगातार गिनाया जा रहा है। आदिवासियों के हितों की बात कर ले, चाहे हम युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो किस तरह से पार पाएंगे इस बार आप लोग? सुनील जी आप अनम्यूट करें एक बार, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। ठीक है सुनील जी, आपके पास फिर से आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता हिमांशु भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु जी, कितना असर, कितना इम्पैक्ट, जो तमाम जो मुद्दे हैं जो जिन्हें लगातार धरातल पर उतारा जा रहा है, चाहे आप लोग हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे तमाम जो दल है इस बार के चुनावी मैदान में, कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? और जनता को जिस तरह से लगातार देखा जाता है कि चुनावी दौर में लुभाने की कोशिश की जाती है, कितना असर इस बार देखा जाएगा? और चाहे गठबंधन की बात करें, चाहे अंतरकला की बात करें, क्योंकि अंतरकला भी इस चुनावी दौर में इस दरमियान बहुत देखा गया। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश की जनता और झारखंड की जनता भारतीय जुमला पार्टी के जुमलों से परिचित। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके जो सहयोगी दल हैं, जनता दल यूनाइटेड के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री है, उनका कहना है कि बीजेपी का मतलब भारतीय जुमला पार्टी। ये नीतीश कुमार जी का बयान है, आप ऑन रिकॉर्ड है, देख सकते हैं। तो ये सिर्फ जुमला देने में विश्वास करते हैं। हमने काम करके दिखाया है। पिछले 5 वर्षों का जो हमारा शासन रहा है झारखंड में इंडिया गठबंधन का, हमने महिलाओं के लिए काम किया, हमने किसानों के लिए काम किया, हमने निःशक्त लोगों के लिए काम किया, हमने वहाँ के जो आदिवासी हैं, वहाँ के जो दलित हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके कल्याण के लिए योजनाएं चलाई। और हिमांशु जी आपको रोकना चाहूंगी, गिरिडीह का मुद्दा तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा। गिरिडीह में तमाम जो कोल सिस्टम है जिन्हें खोला गया था लोगों के लिए, और वो भी फिर से बंद हो गया, और आप कह रहे हैं कि हमने तमाम मुद्दों पर काम किया, हमने आदिवासियों के हितों की बात की, हमने बेरोजगारों के लिए काम किया, हमने महिलाओं के लिए काम किया। आप देख रहे होंगे। एक सेकंड सुन लीजिए जी। देखिए, जो योजनाएं हैं उस योजनाओं के बारे में आप देखिए, 1-2 जगह यदि कहीं गलती होता है, ये सरकार में होता रहता है, ऐसी बातें नहीं है। कहीं कोई कमी नहीं रहेगा तो कोई भगवान हो जाएगा, ऐसा थोड़े। कमियां तो सब जगह, लेकिन ये देखा जाएगा कि परसेंटेज ऑफ कमी कितना है, हम कितना % कमी के है हमें, और दूसरे जो बोल रहे हैं उसमें कितना कमी है। ये दुहाई दे रहे थे अभी तक कि 10 यहाँ घुसपैठ हो रहा है और जंगल जमीन पर आदिवासियों पर कब्जा किया जा रहा है, उसे छीना जा रहा है। बताइए ना, इनको समझना चाहिए कि 5 वर्ष के जो पिछला 5 वर्ष का शासन रहा है, उससे पहले लगभग 8-9 वर्षों तक बीजेपी की सरकार रही है। उस समय में केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार। ये लोग कहते नहीं थकते हैं, तो उस समय क्यों नहीं ये लोग कार्रवाई की, क्यों नहीं घुसपैठ होके? और कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर लगा हुआ है जहां से इंटरनेशनल घुसपैठ हो रहा है? यदि घुसपैठ हो रहा है तो केंद्र की सरकार इसके लिए जिम्मेवार है कि नहीं? और डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी उस समय में? हम जो कह रहे थे, महिलाओं के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना चलाया, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना चलाया, किसानों के लिए 2 लाख तक हम लोगों ने कृषि ऋण माफ किया, ये ऐतिहासिक था। इसके बाद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाया, सिद्धू कानून आवास योजना चलाया, और सुदीन जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए हमने कई योजनाएं चलाई। ये है हमारा
वहाँ का किसान आत्महत्या के जो भी आंकड़े देखिएगा हिमांशु जी फिर। हाँ, किसान आत्महत्या में आप देख लीजिए ना, और हम्म महिला उत्पीड़न दोनों पर मैं आ रहा हूँ। महिला ठीक है। उत्पीड़न में हम्म सबसे ज्यादा यदि कहीं उत्पीड़न हुआ है, सबसे ज्यादा यदि आत्महत्या हुआ है, सबसे ज्यादा यदि हत्या हुआ है, तो वह उत्तर प्रदेश है, हम्म जिसको ये लोग रोल मॉडल मानते हैं। हम्म और वह मध्य प्रदेश, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना नर्सरी मानती है, हम्म वह पॉस्को एक्ट में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में भारत में नंबर 1 है। वो मध्य प्रदेश, ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। गरिमा जी, ये समझने की बात है। ये लोग सिर्फ जफरसंखी बातें करते हैं। आप देख लीजिए ना, किसान आत्महत्या में अभी 5 टॉप के राज्य जो हैं वह भाजपा शासित राज्य। ठीक है, यदि कहीं कोई गलतियां हुई है तो उसे मैं हम लोग सुधारने का काम करूंगा। अब आप बताइए ना, हम जो अभी वादा किए हैं, उस वादा में ये भी है कि 250 यूनिट तक हम बिजली फ्री करेंगे। 1932 का जो खतियान आधारित मूल निवासी नीति है, जो आदिवासियों के हित के लिए है, उसको हम लागू करेंगे। आदिवासियों के लिए सरना धार्मिक संहिता लागू करने का भी हमने वादा किया है, और जाति सर्वेक्षण का वादा किया है। 1 साल में युवाओं के लिए हम लोगों ने वादा किया है कि 1 साल में जितने भी सरकारी खाली पद हैं उसको हम भरने का काम करेंगे। ये हमारा वादा है, और हमने सिर्फ घोषणा पत्र नहीं किया है, उसका नाम दिया है भरोसे का घोषणा पत्र। इस पर पूरी तरह से आप भरोसा कर सकते हैं। इसका उदाहरण है, जब ही हमारा कृषि मंत्री यहाँ बना झारखंड में, हम लोगों ने सबसे पहले किसानों के 2 लाख तक का ऋण माफ किया। ठीक है। हमारी सरकार बनी, कर्नाटक में हमने कृषि ऋण माफ किया, हिमाचल में हमने कृषि ऋण माफ किया। उससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमारी सरकारें आई थी, हमने कृषि ऋण माफ करने का काम किया था। ये हमारा काम, हम जो कहते हैं वो करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो बिल्कुल नहीं करती है। हिमाचल की बात आप कर रहे हैं, आपने तमाम विरोधाभास वाले सुर किसानों के सुने भी होंगे। हिमांशु जी, आप कह रहे हैं आपकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश का आप एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, लेकिन आप विरोधाभास वाले भी सुर सुने होंगे आपने किसानों के, इससे मत आप मुकर जाइएगा। नहीं, एक बात गरिमा जी, आप जी, सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, और आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी का भी एक किसान संगठन है, और वो अभी काम कर। तो जो विपक्ष के लोग हैं उनका तो उंगली उठाना स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप देख लीजिए ना, जब हमारी 10 वर्ष की सरकार थी तो हमने 2 गुना से ज्यादा एमएसपी बढ़ाया, और ये 10 वर्ष ज्यादा हो गए, 1.5 गुना भी नहीं कर पाए एमएसपी। ये इनका इतिहास रहा है। दूसरी बात, हम बिना चर्चा के 3 काले कानून नहीं लाए। हमने तो 72,000 करोड़ रुपया किसानों का एक मुश्त ऋण माफ किया, और भारत के इतिहास में पहली बार किसी ऋण माफ कर उन किसानों को फिर से ऋण देने का काम किया। ये इतिहास में पहली बार हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया, ये कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने किया था। ये समझने की बात है, हम किसानों के हित की बात करते हैं। ठीक है, ये लोग किसान विरोधी हैं। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश भी लगातार मौजूद हैं। वेद प्रकाश जी, देखिए, तमाम तरह के बड़े बड़े दावे, चाहे जेएमएम के हों, चाहे कांग्रेस के हों, और चाहे बीजेपी के हों, चुनावी जो दौर है, पहला चरण है, चुनावी दौर में कितना इम्पैक्ट दिखाएगा? क्योंकि हमने देखा अगर हम पिछले बार के हम आंकड़ों का अगर हम जिक्र कर ले, तो हमने ये भी देखा था कि जिस तरह से पिछली बार बीजेपी 33% से ज्यादा वोट लाकर से 25 सीटें जीत पाई थी, लेकिन इस बार भी तमाम अहम मुद्दे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि लगातार जो तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनका भी जमावड़ा हमने झारखंड में देखा पहले चरण के चुनाव के पहले। कितना असर देखने को मिलेगा? और गठबंधन के साथ है और बीजेपी के साथ तो फिलहाल कोई मजबूत पार्टी मौजूद नहीं है झारखंड में, कितना इम्पैक्ट? जी बिल्कुल, जहां तक अभी देखा जाए तो देश की राजनीति में भाजपा का जो अपना एक राजनीति का सियासी जो उनका रेसिपी है, तो उनके जो मुद्दे होते हैं, आपने देखा होगा कि लोगों के दिलों को टटोलने का उनका एक अपना जो राष्ट्रवाद का वो शास्त्री लगाकर, तड़का लगाकर लोगों को जो परोसने का एक अपना अभी वर्तमान समय पूरे देश में आप देखेंगे उनका जो अपना एक स्टाइल है। दूसरी बात, मैं मुद्दों की बात करूं तो जैसा वहां भाजपा ने कहा है कि मेरी सरकार आती है तो सिलेंडर जो है 450 की कर दी जाएगी। अभी बिहार में उनकी सरकार है, अगर जमीनी हकीकत को देखिए तो यहाँ गैस सिलेंडर कितने की मिल रही है? तो तमाम वादों के बीच देखें आप तो व्यवहारिक तौर पे, जमीनी तौर पे हम क्या देखते हैं? कहीं अगर बिहार में ही अगर भाजपा की डबल इंजन की सरकार यहाँ भी है, जेडीयू और बीजेपी की,
तो यहाँ बुनियादी बातें अगर देखा जाए, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, तो उनको लेकर आप देखते हैं कि सच्चाई जमीनी तौर पे क्या है। तो ये तमाम मुद्दे जो है रेवड़ियों की तरह लोग ये तमाम जो उनके पर ये स्कीम है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो टैक्स पेयर के पैसे हैं उनका बंटाधार करना है, उनको किस तरह से लोगों के बीच तमाम लोक लुभावन वादों से किस तरह उनको आकर्षित करना है। जबकि आप देखिए जो सत्ता में जो भी दल है, जहां है, जिनकी सरकार है जिस राज्यों में, उनके हालात आप देखिए क्या है। सरकारी अस्पताल हो या शिक्षा के हालात हो या सुरक्षा की बात हो, तो आप देखते हैं कि वो कितने फीसदी हैं। जी हेलो है वो भी मौजूद है लगातार सुनील तिवारी। सुनील जी, आपका रुख करूंगी कि देखिए सत्ता में आप हैं, पिछली बार भी सत्ता में आप काबिज थे, तो अब ऐसे में इस बार तमाम मुद्दों के साथ में बीजेपी चुनावी रण में है। हालांकि गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती होगी इस बार और ज्यादा मजबूती होगी, लेकिन कितना इंपैक्ट, क्योंकि लगातार जो तमाम अहम मुद्दे हैं उसके साथ बीजेपी इस चुनावी रण में पहुंची है। तमाम जनता के हितों की बात के साथ में बेरोजगारी का जिस तरह से आंकड़ा लगातार हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, महिलाओं की आप लोग तमाम जिस तरह से बातें कर रहे हैं, और अभी भी हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता थे, वो भी मौजूद थे, वो भी तमाम बातें कर रहे थे। लेकिन आदिवासियों, चलिए अब आदिवासियों पर ही लौटते हैं, क्योंकि आदिवासियों की संख्या अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो झारखंड में बहुत ज्यादा है। आदिवासियों के हितों की किस तरह से बातें, क्योंकि आदिवासी वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा जूझ रहा है झारखंड में, किस तरह से पार पाएंगे? ये झारखंड में आदिवासियों को ही के साथ शुरू से जो अन्याय हुआ उसी का प्रतिफल है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण हुआ। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहली बार जब ये समझा कि बिहार के साथ रहकर झारखंड का और झारखंडियों का विकास नहीं हो सकता है, तो झारखंड अलग राज्य के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया और उसका प्रतिफल है कि झारखंड बना। झारखंड में झारखंडियों की संस्कृति की, उनके परेशानी की, उनके समस्या की, उनके जल जंगल जमीन की, ये जितनी बातें हैं वह अगर जानने की बात है तो वह केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा जानती है। और हम उसको उन समस्याओं के साथ उनका समाधान के लिए शुरू से ही जो है प्रयास करते रहे हैं। आज के तिथि में हर वर्ग को, चाहे वह छात्र हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह वृद्ध हो, चाहे वे पुराना पेंशन धारियों की बात हो, चाहे वह सिपाहियों की बात हो, पुलिस की बात हो, हर वर्ग के लोगों को हमारी सरकार ने उनके कल्याण के लिए कार्य किया है। हम लोगों ने बंद स्कूल को खुलवाया है, जो रघुवर दास जी के समय में बंद कर दिए गए थे उसको खुलवाया है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने 80 विद्यालयों विकास के तमाम आप जो आयाम है वो गिना रहे हैं सुनील जी, विकास की तमाम बातें आप कह रहे हैं, लेकिन लगातार हमने प्रदर्शन भी खूब देखे हैं आपकी इन सरकार के 5 सालों के दरमियान, हमने खूब प्रदर्शन भी देखे हैं, उन्हें भी गिनाइएगा। प्रदर्शन हमारी प्रदर्शन तो करा रहे नहीं है। देखिए 2 साल तो हमारे सरकार के साथ ये दुर्भाग्य रहा कि हम कोरोना में चले गए, और इसके बाद आप याद रखें कि केंद्र सरकार ने कभी भी स्थिर होकर हमारे सरकार को काम नहीं करने दिया। हमेशा उनका ये षड्यंत्र चलता रहा किसी न किसी माध्यम से कि लोगों में ये संदेश जाए कि सरकार अस्थिर है, और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता रहा बगैर कोई कारण के। इनका प्रयास ये था कि हम विकास के कार्य नहीं कर सकते। आपके तमाम आरोप हैं, जवाब देंगे अखिलेश जी। अखिलेश जी, तमाम आरोप केंद्र सरकार पर, तमाम आरोप बीजेपी पर, तमाम आरोप, और जिस तरह से अभी भी आप सुन रहे थे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद थे, वो भी तमाम बातें कह रहे थे। और अब देखिए स्थितियां वही होंगी कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। फल आप लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन देखिए जिस तरह से तमाम तरफ से, चारों तरफ से आरोपों से घिरे हुए हैं आप लोग, केंद्र सरकार और जब पहले में झारखंड में आपकी सरकार थी। अखिलेश जी, नहीं, आपने पैनल ऐसा बैठाया है जिसमें आरोप लगाने वाले ज्यादा लोग हैं, क्योंकि पत्रकार भी आपने ऐसा बैठाया है जो पत्रकार की तरह तो बोल नहीं रहे थे। अखिलेश जी, आप पैनल पर सवाल ना खड़े करें, आप आपकी बातों को रखें ना, आपकी बातों को रखिए।
नहीं, मैं अपनी बातों को मैं ठीक रखूंगा, है, आपकी लेकिन बातें आप पूरी जब करें। ऐसे पत्रकार को बैठाइएगा, सुनिए 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 सुनिए, जब आप ऐसे पत्रकार को बैठाइएगा जो पत्रकार झारखंड को छोड़कर पूरा देश और दुनिया घुमाने लगेंगे, जिस तरह से कांग्रेस के नेता बोलते हैं उसकी उनकी भाषा बोलने लगेंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे ये कहना पड़ेगा कि उनको ये कहिए कि आप आपका पक्ष रखिए अखिलेश जी। पार्टी के नेता है। अखिलेश जी आपका पक्ष नहीं रखिए। नहीं, सत्ता में है, सवाल उन्हीं से होगा जो सत्ता में है, मैं उसी सत्ता समय में बैठे करने वाला था। हैं, उनकी ये जिम्मेवारी पत्रकार बनती है, बनते हैं, कहिए उनकी कि हाँ ये अकाउंटेबिलिटी बनती यूपीए के है। समर्थक है और साफ साफ बोले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पूरे देश की। ठीक है, हिमांशु जी आपका ही रुख करूंगी कि देखिए जिस तरह से तमाम तरह की बातें लगातार कही जा रही हैं, लगातार की जा रही हैं। अब मैं आऊंगी हिमंता बिस्वा शर्मा के स्टेटमेंट पर, जो उन्होंने कहा था हाल के दिनों में ही। हिमंता ने संथाल परगना में आदिवासी आबादी को लेकर के खूब चर्चा की थी। उनके जो आंकड़े हैं वो मैं अब आपको बताऊंगी, फिर उसके साथ ही आप जिक्र कीजिएगा आगे। उन्होंने कहा था कि 1951 में झारखंड के संथाल परगना में आदिवासियों की जो आबादी है वो 44% थी, 2011 में घटकर 28% हो गई। झारखंड में आदिवासियों की जो जमीन है उस पर घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की मुद्दे जो है वो लगातार उठाए जा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो तमाम जो दिग्गज नेता झारखंड में जब भी आते हैं तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात जरूर करते हैं। तो अब ऐसे में जो आपका गठबंधन है वो कैसे पार पाएगा और इन घुसपैठियों को रोकने की कोशिश, क्योंकि आदिवासियों की जो संख्या है, झारखंड कहा जाता है कि आदिवासी का जो वर्ग है वो बहुत बड़ी संख्या में यहां पे रहता है, लेकिन घुसपैठियों से आदिवासी वर्ग पूरी तरह से परेशान है और आप लोगों का गठबंधन लगातार आदिवासी हितों की बातें कह रहा है। गरिमा जी, सबसे पहली बात, ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, ये इसी तरह का प्रोपगंडा करके आसाम में अपनी सरकार बनाई। ये चाहते हैं कि झारखंड में भी इसी तरह की बात। आसाम में तो ये जाना जा सकता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से आसाम लगा हुआ है, लेकिन झारखंड में कहां से इंटरनेशनल बॉर्डर लगा हुआ है? दूसरी बात, ये जो 2011 की बात कर रहे हैं, 2011 में कौन सी जनगणना होगी? कहां से ये आंकड़े ले आए? इनके आंकड़े का क्या आधार? ये कौन जनगणना करके इनको बता दिया है कितना आदिवासी है और कितना कौन लोग हैं? ये तो सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये तो सिर्फ प्रोपगंडा है और वोटों की ध्रुवीकरण करने का एक प्रयास है। ये चाह रहे हैं कि वहां के आदिवासियों को भ्रमित करें और भ्रमित करके, और कई आदिवासियों का हमने देखा है कि बयान आया, आपने भी सुना होगा, ये बीजेपी का स्टंट है। बीजेपी चाह रही है कि आंख में धूल झोंक करके हम लोगों का वोट ले ले, और इस तरह का बयान लगातार आ रहा है। तो वहां की जनता प्रबुद्ध है, झारखंड की जनता और आदिवासी प्रबुद्ध है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल करके वोट ले लेंगे। तीसरी बात, कि मैं पहले भी कहा था आपको कि इस पिछले 5 वर्ष को छोड़ दीजिए तो लगभग 9 वर्ष तक बीजेपी की सरकार रही वहां झारखंड में, और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार रही है विगत के 10 वर्षों में। तो क्या मतलब है ये कहने का? जब आप डबल इंजन की सरकार कर रहे हैं तो उस समय क्यों नहीं रोके आप? यदि घुसपैठ हो रहा था तो आप चुप क्यों बैठे हुए थे? यदि घुसपैठ हो चुका था तो उसको बाहर निकालने का आपने काम क्यों नहीं किया? किसने रोका? किसने आपका विरोध किया? इस बात का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ का प्रोपगंडा करके, ये वोटों का ध्रुवीकरण करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करने का प्रयास कर रही है, और कुछ भी इसमें तथ्य नहीं है। कहीं कोई बात नहीं है, न कोई इंटरनेशनल बॉर्डर लगा हुआ है, न कहीं कोई आदिवासी की जमीन छीनने की बात हो रही है। आदिवासियों के हित के लिए लगातार हम लोग काम किए हैं, और आगे जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें भी हमने वादा किया है, और जो वादा है वो आदिवासियों के हित के लिए वादा है। तो ये झूठ मूठ का आदिवासी प्रेम करने की बात करते हैं। बताइए, अभी जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, ये कहते हैं कि दलित की बात करते हैं, ये अति पिछड़े की बात करते हैं, ये बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं। एक भी दलित मुख्यमंत्री इन लोगों ने बनाया है क्या? कोई दलित मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी का? एक भी दलित मुख्यमंत्री दिखवा दीजिए। और एक आदिवासी को आपने उठा करके महामहिम राष्ट्रपति बनाया, वो भी राम मंदिर के उद्घाटन के समय में, वहां भी आप उनको आमंत्रित नहीं करते हैं। कितना बड़ा आपके मन में आप है तो समझ सकते हैं कितनी घृणा है, कितना नफरत है। ये तो पूरा देश देखा है। तो इस तरह से आदिवासियों की बात करना भारतीय जनता पार्टी के मुंह से शोभा नहीं देता है। तब जब आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने सरेआम पेशाब कर दिया। इससे बड़ा घृणा और नफरत की बात क्या हो सकती है गरिमा जी? आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलना चाहती है, सिर्फ जुमला देना चाहती है। काम से इनको कोई मतलब नहीं है, किसी के हित से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदे के लिए बात करती है, और कोई तथ्य नहीं है इनके बातों। ठीक है, वेद प्रकाश जी आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए दरअसल जो इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, हम लगातार देख रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ
के मुद्दे को बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे बीजेपी के जो राज्य में जो तमाम दिग्गज नेता है, वो इस मुद्दे को लगातार भुनाते रहे हैं। और कहा जाता है, लेकिन इसमें 5 प्रमंडल विभाजित है और जो प्रमंडल, सभी प्रमंडलों में ऐसी दिक्कतें नहीं है, सभी जगहों पर ऐसी परेशानियां नहीं है। आदिवासियों की ये घुसपैठी वाली जो जगह है, वहां पर ऐसी जो बांग्लादेशी जो घुसपैठ है हर जगह पर नहीं होती है। और जिस जगह की ये लोग बातें कर रहे हैं, संथाल परगना, जो कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो फाउंडर है शिबू सोरेन और साथ ही हेमंत सोरेन की का ये क्षेत्र माना जाता है। तो ये मुद्दा इस बार जो चुनावी जो मुद्दा बना हुआ है, लगातार बीजेपी इसे भुनाती हुई नजर आ रही है। कितना इंपैक्ट डालेगा और वजह क्या है कि बीजेपी सबसे पहले सबसे टॉप प्रायोरिटी पर इस मुद्दे को रख रही है? कितना इंपैक्ट देखा जाएगा? भाजपा ने उठाए हैं और लोगों के दिलों को टटोलने का प्रयास घुसपैठ के बहाने, घुसपैठ एक बहाना है इनको सत्ता में आना है। ये यहाँ देखा जाए तो राजनीति तौर पे इनका जो ध्रुवीकरण करने का अपना एक तरीका रहा है सियासी तौर पे। अब मैं आपको बता दूं कि जो घुसपैठ है उसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार देश में अभी किसकी है? गृह मंत्रालय किसके पास है? तो ये सामान्य सी बात है, आम आदमी को भी इन चीजों को समझनी चाहिए कि गृह मंत्रालय की यह जिम्मेवारी बनती है घुसपैठ को लेकर। आप सरकार में अभी कितने वर्षों से केंद्र में जमे हुए हैं और आपकी ये बचकानी बातें घुसपैठ को लेकर लोगों को भ्रमित करना, यह केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है। अगर आप देखें संवैधानिक तौर पे तो ये केंद्र सरकार के पास जो तमाम शक्तियां हैं उनका उपयोग कर घुसपैठ रोकने में इनकी क्या योगदान है, क्या रोड मैप है इनके पास। अभी तक घुसपैठ अगर हो रहा और ये जो सरकार में बैठे हैं वो घुसपैठ की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लोगों को भरमाने का इससे बड़ा दूसरा उदाहरण क्या होगा? अरे भैया, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, गृह मंत्रालय आपके पास है और आप घुसपैठ के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। बताइए कितनी आश्चर्यजनक बात है लोगों को भरमाने का। क्या भारत में आज भी लोगों के सोच और समझ का जो स्तर है, क्या भाजपा के नजर में मैं समझता हूं कि एक मदारी जैसा तो नहीं है? एक मदारी डुगडुगी बजा के लोगों को इस तरह की बातें लोगों के सामने परोसने का काम कर रही है। और लोग अगर इन चीजों के झांसे में अगर लोग आ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत देश के लिए दुर्भाग्य की बात। ठीक है, सुनील जी आपका रुख करूंगी कि देखिए बांग्लादेशी घुसपैठ का ये जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा इस बार की चुनावी रण में देखा जा रहा है और बीजेपी जो कि विपक्ष में है। गृह मंत्रालय क्या कर रही है? ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी वेद जी। सुनील जी आपका रुख करूंगी कि देखिए सत्ता में आपकी सरकार है, सत्ता पर आप काबिज है और जिस तरह से इस बार की चुनावी रण में बीजेपी सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रख रही है बांग्लादेशी घुसपैठ को, आगे की राह किस तरह से आसान करेंगे आप लोग? ठीक है, हमारे साथ हमारे बीजेपी के भी प्रवक्ता मौजूद हैं। अखिलेश जी आपका ही रुख करूंगी कि देखिए बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है लगातार सबसे टॉप प्रायोरिटी पर आप लोग रख रहे हैं, कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि ये लोग जो है जो जेएमएम की सरकार है, जो सत्ता पर काबिज है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि अभी 5 साल को अगर छोड़ दे तो इसके पहले तो सत्ता पर आप ही काबिज थे, फिर आप लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्यों नहीं रोका? और इस बार आप लोगों ने बिल्कुल टॉप पर रख दिया है इस मुद्दे को। गृह मंत्रालय की क्या भूमिका है घुसपैठ को लेकर? क्या रोड मैप है उनका? और कुछ बोलना है जी, मेरा ये कहना है कि संवैधानिक तौर पे जो गृह मंत्रालय के अपने अधिकार क्षेत्र हैं घुसपैठ को लेकर कितने संजीदा हैं, इसे समझा जा सकता है कि आप खुद इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। आपकी क्या भूमिका है? गृह मंत्रालय किसके पास है? केंद्र में सरकार किसकी है? सवाल तो बनता है ना। कितनी बार बोले हैं ये बात? अखिलेश जी आप कितनी बार ये बात बोले हैं? अखिलेश जी जब आप पूरी करें, रिकॉर्डिंग उठाकर देखिए कि गृह मंत्रालय किसके पास है, केंद्र में सरकार किसकी है, ये कितनी बार बोले हैं? अस्पष्टता हमारे पत्रकारिता का आपकी बेचैनी तो यह प्रदर्शित करती है कि आप बिल्कुल बेचैन है ये क्या कहते हैं यूपीए की सरकार बनवाने के लिए। पत्रकार है, पत्रकार की तरह रोल कीजिए, ऐसा लगे कि आप समीक्षा कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगे कि किसी सवाल आपसे होगा, सत्ता में आप है, सवाल आपसे होगा। घुसपैठ अगर हो रहा है तो आपकी क्या भूमिका है?
गृह मंत्रालय की क्या भूमिका बनती है, लोगों को बताइए, बरगलाइए मत। मैं पत्रकार हूँ, पक्षकार नहीं, मैं आपकी आवाज नहीं बनूंगा। सत्ता से सवाल होता है। ये कहाँ पत्रकारिता करते हैं वेद जी? पत्रकारिता कहाँ करते हैं? इनको चुप तो कराइए। इनको पैनल पर बैठने का सहूर नहीं है। अखिलेश जी, पैनल पर बैठने नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज। अखिलेश जी, आपकी जवाब पूरे करें। बता रही है अखिलेश जी, आपकी जवाब पूरी करें, कोई बौखलाहट नहीं है क्योंकि आप विपक्ष में हैं और लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है वो उठाया जा रहा है। बांग्लादेश घुसपैठ पे आपकी क्या भूमिका है, उसको स्पष्ट करें। सुनिए तो सही, आप चुप रहिएगा। चुप रहना नहीं जानते हैं। ठीक है अखिलेश जी, नहीं, आपकी बातें पूरी रह करें। गया तो सवाल कौन करेगा? पत्रकार अगर चुप रह गया तो सवाल आपसे कौन करेगा? अखिलेश जी, आपकी बातें पूरी करें। वेद जी, आपके पास फिर से लौटूंगी। एक बार जवाब पूरी करने दें। सबके मुंह बंद कर देंगे क्या आप? वेद जी, एक बार इनकी बातें सुन लीजिए। देखिए अखिलेश जी, आपकी बातें पूरी करें। देखिए, मैं आपको फिर मैं कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को क्यों पैनल पर बैठाते हैं जिनको ये समझ नहीं है कि पैनल पर कैसे आप सभी में से कोई नहीं तय करेगा कि पैनल में कौन बैठेगा। प्लीज आपकी बातें पूरी करें। नमस्कार अखिलेश जी, आपकी जवाब पूरी करें। अखिलेश जी, बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है लगातार बीजेपी भुना रही है, आपकी राह कितनी आसान हो जाएगी इस मुद्दे को उठा करके? ठीक है, मैं बोलूं ना जी। वेद जी नहीं बोलेंगे बीच में? अखिलेश जी, आपकी बातें पूरी नहीं बोलूंगा, बोलिए। आप वरिष्ठ है हमारे, बोलिए। देखिए वेद जी, नहीं, आप एक बात को 20 बार बोले हैं। ये ऐसा कैसे चलता है? कहां से आप पत्रकारिता सीखे हैं भाई? अखिलेश जी, समझिए, आप पर्सनल कमेंट्स मत करिए प्लीज, आपकी बातें पूरी करें। जो सवाल है प्लीज उसका जवाब दें। ये घुसपैठ कोई 4 दिनों में नहीं हुआ है। घुसपैठ 4 दिनों में नहीं हुआ है। घुसपैठ लगातार पिछले 25-30 वर्षों से होता चला आ रहा है। और ये केंद्र सरकार ही नहीं, डिफेंस के इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट किया था कि 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए, ये आपको हमारी सरकार आने से पहले 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए भारत के अंदर थे। और ये जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो फेंसिंग का काम होता है, ये फेंसिंग का काम कोई 2 दिनों का काम नहीं है, इसमें समय लगता है। और इसकी योजना बिल्कुल बनी हुई है और घुसपैठ के आंकड़ों में अब कमी आई है। लगातार सीमावर्ती इलाकों में हमारे द्वारा जो प्रयास चले हैं, उन प्रयासों का यह परिणाम है कि घुसपैठ के आंकड़ों में कमी आई है। लेकिन देश के डेमोग्राफी को, जो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार से लेकर के और आसाम और बंगाल तक, आप जानते हैं कि इसी घुसपैठ का परिणाम है कि आसाम और बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर खासकर ये एनआरसी वगैरह के मामले आए और वहां की संस्कृति को बदलने का प्रयास किया गया। घुसपैठ पर इस बात को समझिए आप, वहां की पूरे कल्चर को बदलने का प्रयास किया गया। आसामी कल्चर वहां संकट में आया, जिसके कारण वहां एनआरसी का आवाज उठा और एनआरसी की प्रक्रिया में अभी आसाम है। तो ये घुसपैठिए कोई 4 दिनों में नहीं आए हैं, ये 5 वर्ष में घुसपैठिए नहीं आए हैं। 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए पहले ही आ चुके थे और ये पूरे देश के अंदर कहीं कहीं जाकर के ये समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं। और ये 4 दिनों के, ये 2 दिनों का काम और 10 वर्षों का काम नहीं है कि अब पूरी सीमा पर आप फेंसिंग लगा दीजिएगा और पूरी सीमा को सील कर दीजिए। लेकिन बावजूद इसके मैं कह रहा हूं कि गृह मंत्रालय और हमारा रक्षा विभाग दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन चला करके, ज्वाइंट काम करके और सीमा को सील करने के काम में बहुत आगे। अब ये कुछ मामले ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर लोगों को, लेकिन ये बात तय है कि ये किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हाँ ये ठीक है कि आप केंद्र सरकार क्या कर रही है, ये कर रही है। आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं कि झारखंड के कई ऐसे जिले हैं जिन जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। झारखंड में किस प्रकार से आदिवासियों के हक हुकूक को छीनने का जो है सो क्या कहते हैं प्रयास किया जा रहा है, इसको स्वीकार करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं आग्रह पूर्वक करना चाहता हूं कि बाकी 2 पैनलिस्ट हैं, उनको सत्ता में आने की चिंता होगी, इसलिए उनके लिए ये विषय नहीं है। लेकिन हमारे पत्रकार महोदय से मैं करबद्ध आग्रह करना चाहता हूं कि ये जनता की समस्या है, ये आम आदमी की समस्या है। इस समस्या से रूबरू होने से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस समस्या के साथ खड़ा होने से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
जहां तक सवाल उठता है कि आपने पहले कहा कि बिहार में क्या स्थिति है, हिमाचल ये क्या कहते हैं, हरियाणा में आपकी सरकार है क्या स्थिति है, कर्नाटक में आपकी सरकार है क्या स्थिति है। आप चलिए मेरे साथ, आपको मैं बताऊंगा कि बिहार, कर्नाटक, ये क्या कहते हैं, ये हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो स्थिति है वो स्थिति झारखंड की नहीं है। आप इस बात को स्वीकार करिए। और यदि आप उसी स्थिति में झारखंड को रखना चाहते हैं तो ये आपका और का दुर्भाग्य है कि आप किस प्रकार से ये झारखंड को उसी स्थिति में रखना चाहते हैं जिस स्थिति में आज झारखंड है, जो यहाँ बेरोजगारी की स्थिति है, जो महिलाओं की स्थिति है, और जिस प्रकार से आदिवासियों की स्थिति है। इस स्थिति में अगर झारखंड को रखना चाहते हैं तो ये झारखंड का दुर्भाग्य है और आपका दुर्भाग्य है कि आप क्यों इस स्थिति में रखना चाहते हैं। देखिए, जिस प्रकार से किसानों का विकास दर मध्य प्रदेश में बढ़ा है और जीडीपी, किसानों का जीडीपी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बढ़ा है, जिस प्रकार से आप क्या करते हैं, और आप कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक में किसानों के आत्महत्या का दर देख रहे हैं, झारखंड में किसानों के आत्महत्या का दर देख रहे हैं, और कर्नाटक में जिस प्रकार से किसानों के साथ किसान जो वादे किए गए उन वादों को नहीं पूरा किया गया, यह भी आप देख रहे हैं। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि सत्ता में आने की जिसकी भी चैनी है वो यदि इस बात को कहता है तो वो ये बात समझ में आती है। लेकिन आप अगर निष्पक्ष होकर के एक पत्रकार के नाते ये बात कहते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज झारखंड की जनता ने ये मन बना लिया है कि बेरोजगारी, महिलाओं की स्थिति, वहां पर क्या कहते हैं, किसानों की स्थिति को देखते हुए और घुसपैठ की स्थिति को देखते हुए, भ्रष्टाचार की स्थिति को देखते हुए, सब बात अपने जगह पर, जब मंत्री के घर से रुपया पकड़ा जा रहा है, जब मुख्यमंत्री जेल जा रहा है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये सरकार आनी चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, ईडी-आईटी की जो रेड चल रही है उस पर भी खूब निशाने साधे जा रहे हैं केंद्र सरकार पर, जो लगातार चुनाव के पहले जो ईडी की टीम पहुंच रही है, आईटी की जो रेड पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, आईटी और ईडी की रेड पड़ेगी, और ये इसलिए पड़ेगी कि हम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करना जानते हैं। जो भ्रष्टाचारी होंगे वो जेल जाएंगे और उनको कोई नहीं बचा सकेगा। पहले की तरह नहीं है कि ईडी और सीबीआई जो है सो एक एजेंडा की तरह काम करती थी। आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने संकल्प के साथ भ्रष्टाचारियों पर प्रहार करना शुरू किया है। लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा कि यदि कोई भ्रष्टाचारी है तो वो जेल जाएगा, और वो जेल जा रहा है। आप भ्रष्टाचार करिएगा, जनता के गाड़ी कमाई का पैसा अपने घर में रखिएगा और आप जेल नहीं जाइएगा, ये जाएंगे जेल, ये बात तय है। हिमांशु जी देखिए, इससे कोई किसी को नहीं रोकता। ठीक है हिमांशु जी, अब आपका ही रुख करूंगी कि देखिए लगातार ईडी और आईटी के रेड पर कांग्रेस हो, जेएमएम हो, तमाम जो दिग्गज नेता है वो लगातार हमलावर हो रहे हैं और इनका कहना है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो जिस तरह से निशाने लगातार साधे जा रहे हैं केंद्र सरकार पर, ईडी आईटी के रेड पर, और तमाम तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं जांच एजेंसियों को लेकर के, कितना इम्पैक्ट, और जिस तरह से जांच चल रही है तो परेशानी क्या है अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो, अगर रेड पर? देखिए, ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जब ये 2014 में सत्ता में आते हैं, उसके बाद 2018 में एक बिल लेकर के आते हैं वित्तीय बिल की तरह, और ईडी को इम्पावर्ड किया जाता है। और राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था तो वित्तीय बिल की तरह लेकर के आए, जिसमें राज्यसभा से बिल पास कराने की आवश्यकता नहीं होती है। अब ईडी को इम्पावर्ड किया जाता है, ये इनकी मानसिकता है। और देख लीजिए 90% जो छापे हैं वह सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर किए गए। ये कहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी है उसको जेल भेजेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते थे अजित पवार जी के बारे में कि अजित पवार जेल जाएंगे, चक्की पीसिंग। क्या हो गया? अजित पवार जी आज जेल में तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनका सारा थप्पा खत्म हो गया, वॉशिंग मशीन में धुल करके चले आए। गरिमा जी, आश्चर्य होता है जय हेमंत विश्व शर्मा, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही कंप्लेंट किया था और उनको इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी ने बुला करके पूछताछ उनकी पत्नी के साथ और उनके साथ किया था। और आज हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं, आज उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कहाँ चला गया फाइल? क्यों गुम हो गया? नारायण राणे के भ्रष्टाचार का पोल ये लोग खोल रहे थे, कहाँ चला गया वो पोल? लंबी फेरिस्त है, मैं गिनाने लगूं कई लोगों को ये परिवारवाद जो महाराष्ट्र के अभी राज्यसभा भेजे हैं उनको कहते थे ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार का प्रतीक मानते थे। प्रधानमंत्री जी का बयान कहाँ चला गया? राज्यसभा भेज दिए उनको। परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों के पोषक बन गए ये लोग। ये लंबी लंबी बात तो करते हैं
अब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचारी की बात करते हैं। इनके ही अध्यक्ष रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, सरेआम कैमरा पर पैसे लेते हुए देखे गए। ये आज तक किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं देखा गया था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखा गया। सीएजी का रिपोर्ट आया है गरिमा जी, आपने भी पढ़ा हो। सीएजी की रिपोर्ट में किस तरह से भ्रष्टाचार का पोल खोला गया। सीएजी का रिपोर्ट आया था यूपीए के समय में, हमने कार्रवाई किया था और ये लोग ने बहुत हंगामा किया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत भी मिल गई, हम जेल भेजने का काम किया था। आज आप देख लीजिए सीएजी का रिपोर्ट आया, इनका जो आयुष्मान भारत का कार्ड है, योजना है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा। इनकी सड़कें जो ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम सड़कें बना रहे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा। इन लोगों ने क्या किया? कार्रवाई किया? गरिमा जी, कार्रवाई नहीं किया। ये लोग कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इन लोगों ने जो रिपोर्ट बनाया था सीएजी का, उसका स्थानांतरण कर दिए। आज वो लोग सीएजी में नहीं है। ये इनका चरित्र है, चाल चरित्र और चेहरा है बीजेपी का, जो अब भारत की जनता समझ चुकी है। अखिलेश जी देखिए, चाल चरित्र और चेहरा देखा जा रहा है आप लोगों का, और आप लोगों की जो लंबी फहरिस्त है वो गिनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और कह रहे हैं कि लगातार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, और ये भी आरोप है कि सिर्फ, ठीक है, ये भी आरोप है कि सिर्फ कांग्रेस पर, जेएमएम पर, इन नेताओं पर ही क्यों ये जो रेड की प्रक्रिया है वो चलती है, और जब चुनाव होते हैं तो ये कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। जी मैं जवाब दे दूं जी। एक तो इन्होंने कहा कि ये ईडी को इम्पावर्ड किया गया और ये संसद में बिल लाकर, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, ईडी को इम्पावर्ड किया गया, और इसलिए किया गया कि जिस तरह से आप इसको कमजोर करके रखे थे, ये जांच एजेंसी है, हम संस्थाओं के पर कभी सवाल नहीं उठाते। जब ईडी सीबीआई आपके समय में भी थी, आपके सरकार में थी, कार्रवाई करती थी, हम कभी उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए। हाँ, सवाल उठाए कई बार सवाल उठाए हैं, जानकारी दुरुस्त कर दीजिए। कई बार सवाल उठाए आपने, और आप सुनिए, उस समय 60% ही विपक्ष के नेताओं पर होती थी कार्रवाई, आपने 90% कर दिया। आप ये गलत बयानी मत कीजिए, आपने प्रश्न चिन्ह उठाया है, ऑन रिकॉर्ड है, झूठ मत बोलिए। गलत बयानी कर रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला हूँ। झूठ बयान, झूठी बातें मत कीजिए, चैनल पर आकर के झूठी बातें मत किया कीजिए। बंधु, कम से कम सच बोल लिया कीजिए। मैं मानता हूँ कि बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी, नीतीश कुमार जी कहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ झूठ बोलना शुरू कर दीजिए। आपने तो उसके लिए कई आंदोलन खड़ा किए कि हमने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। अब आप 90% विपक्षी दल के नेताओं पर कार्रवाई करते हैं, ईडी सीबीआई और आईटी का छापामारी करवाते हैं, जहां चुनाव होता है वहां ईडी पहले पहुंच जाता है। ये क्या है? ये राजनीतिक विद्वेष नहीं तो और क्या है, कहा जा सकता है। मेरी बात सुनिए, मेरी आवाज जा रही है? हेलो अखिलेश जी, 30 सेकंड में आपके जवाब पूरे करें, समय कम है। अखिलेश जी, ठीक है, वेद प्रकाश जी आपका रुख करूंगी कि देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार सियासत तेज है, सियासी हमला भी जारी है, घुसपैठ को लेकर के, जांच एजेंसियों को लेकर के, कितना असर इस बार के झारखंड चुनाव में देखने को मिलेगा अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो? बिल्कुल, आपने कहा कि चुनावी समय में आपने देखा होगा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, उनको जो है अपने वोट बैंक के लिए किस तरह से कैस्ट, माने अभी भारत की राजनीति अगर कहा जाए तो जाति और धर्म की धुरी पे घूमती है। तमाम मुद्दे गौन हो जाते हैं। चुनाव का जो जब वोटिंग करीब होता है, जब मतदाता जब बूथ पे आते हैं, तो उनकी जो अपनी मानसिकता होती है, आपने देखा होगा कि चुनाव में कास्ट और कैस्ट ज्यादा इम्पैक्ट रखता है। और खासकर अभी देखा जाए तो देश की राजनीति जो है जाति और धर्म के धुरी पे घूम रही है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तमाम मुद्दे जो हैं वो मुद्दे, ठीक है वेद जी, जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र किया कि ये जो तमाम मुद्दे हैं वो कितना इम्पैक्ट डालेंगे, हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा और जनता ही तय करेगी कि किसके सिर पर वो ताज सजा रही है। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया वेद जी। अखिलेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सुनील जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और हिमांशु जी आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान एक आवश्यक हिस्सा है, और मैं आपके माध्यम से सभी इस प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि मत का प्रयोग अवश्य करें। और दुनिया में हमारा देश एक दिशा देने का काम करता है कि लोकतंत्री व्यवस्था में कैसे काम किया जाए। आजादी की बात से लेकर अब तक
जिस ढंग से लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है, ये दुनिया में एक मिसाल का कायम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को शुभकामनाएं देते हुए बुजुर्गों से और माता बहनों से, भाइयों से सबसे अपील करूंगी कि मुझे वोट करें। मैं चाहती हूं आपके शहर का विकास हो, इस राज्य का विकास हो। इस रांची राजधानी जो है झारखंड की, इसे राजधानी बनाना चाहती हूं। कहीं से ये राजधानी नहीं लगता है, कस्बा भी इसे स्वच्छ सुंदर होता है। तो हमें एक मौका दीजिए। मैं एक साहित्यकार हूं, संस्कृति कर्मी भी हूं, पॉलिटिशियन भी हूं और अलग अलग क्षेत्र में काम करने का अनुभव रहा है। और जो सत्ता का ये जो रण है, झारखंड का जो चुनावी रण है, उसमें सभी दल कूद पड़े हैं और एड़ी चोटी का दम लगाते हुए भी नजर आ रहे थे। हमने देखा आज चुनाव की तारीख है, आज वोटिंग हो रही है, लेकिन इसके पहले जो सभी दल के जो तमाम नेता है, स्टार प्रचारक जो है, वो भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे। अलग अलग मुद्दों को लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे थे। लेकिन आज 43 सीटों पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है और अब ऐसे में जनता ही तय करेगी कि वो किसके सिर पर ताज सजाएगी। क्या वो इंडिया गठबंधन होगा या फिर वो बीजेपी के जो तमाम जो नेता है, जो दिग्गज है, क्या उनके स्टेटमेंट काम आएंगे और वो सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।